इससे पहले कि मैं उद्बोधन शुरू करूं आधा मिनट का कार्यक्रम, कृपया मंचस्थ लोगों से अनुरोध है कि जो दस्तावेज है इसको लेकर खड़ेमोचित कर दें, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। यह आज का जो अधिवेशन है इसकी यादगार में एक ऐतिहासिक एविडेंस साक्ष्य के रूप में दस्तावेज बनाने की परंपरा की शुरुआत की गई है और जोरदार तालियों से इसको स्वीकार करें और पारित करें। फोटो ले लिया। जो लोग बाहर हैं कृपया अंदर आ जाएं। इतने दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी और एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आज फर्रुखाबाद जनपद के इस पावन भूमि पर कायमगंज के इस रोज फार्मा गेस्ट हाउस में हम अपने समाज के महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजमाता जीजाबाई को नमन करते हुए इस फर्रुखाबाद के महापुरुष श्री महेंद्र सिंह गंगवार साहब, जो इस प्रदेश के डीजीपी थे, श्री राजेंद्र गंगवार जी, जो यहाँ कायमगंज सीट से निर्दलीय विधायक रहे, श्री आरडी कटियार साहब, जो इस सभा के संस्थापक थे, जिस सभा को आज मैं लीड कर रहा हूं, भूपतपट्टी पटिया के रहने वाले थे, बाबू राय साहब, गेंदन लाल कटियार, जो बैरिस्टर थे और अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के अध्यक्ष थे, बाबू ब्रजनंदन लाल कटियार, जो आपके इसी फर्रुखाबाद के थे, और ये आपको पता नहीं होगा कि वो कितना बड़ा सम्मान आपको दे गए। वो बैरिस्टर तो थे ही, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के अध्यक्ष तो थे ही, इसी के साथ ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने उनको हाउस ऑफ लॉर्ड का नामित सदस्य नियुक्त किया था, अर्थात इंग्लैंड में स्थित लॉर्ड सभा के वो नामित मेंबर भी थे। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपकी इस धरती पर जन्म लेने वाले, इस भारत राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका अदा करने वाले फ्रीडम फाइटर माननीय स्वर्गीय श्री सियाराम गंगवार जी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में इस उत्तर प्रदेश के उप मंत्री थे, उन सबको नमन करते हुए आज इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी आगंतुकों का तथा कार्यक्रम की तैयारी कर रहे एक माह से इस कार्यक्रम की संयोजकता कर रहे श्री विमल कटियार जी, श्री अशोक कटियार जी, श्री जय गंगवार जी, श्री बीएस गंगवार जी, श्री शरद गंगवार जी, माननीय पूर्व विधायक श्री कुलदीप गंगवार जी और हमारी फर्रुखाबाद की जिला टीम जो मुख्य व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक के रूप में थे, उनकी मैं भूल प्रशंसा करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना जी जान लगा दिया। बात उस समय की है कि जिस वक्त अशोक कटियार जी हमको लखनऊ में मिले और कुर्मी भवन में आना चालू किया। उन्होंने, इनका डायरेक्टर का इलेक्शन था, तब भी मुझे सूचित किया और मुझे इस बात की खुशी है कि एक कुर्मी समाज की जो बुराई है, एक टांग खिंचाई की बुराई, दूसरे को धक्का देने की बुराई, उस बुराई को इन दोनों लोगों ने दूर करने का काम किया है। क्या काम किया? जिस वक्त इन दोनों डायरेक्टरों में से सभापति को चुना जाना था, तो हमारे सहकारिता मंत्री ने एक दांव फेंका और उन्होंने कहा अशोक से कि हम तुमको नहीं बनाएंगे, हम विमल को बनाएंगे। इसलिए कहा कि अशोक खड़े होकर विमल का विरोध कर दे तो हम विमल को भी नहीं बनाएंगे, तो हम तीसरे को बना देंगे, अर्थात हमारा हक एक तीसरा व्यक्ति ले जाता। ऐसे कठिन समय में, ऐसे विशेष समय में इन दोनों लोगों ने बुद्धिमत्ता दिखाई और अशोक
बख्तियार जी ने विमल जी का समर्थन किया, आज वो सभापति के रूप में आपके सामने है। इन दोनों लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जिस वक्त सभा में शामिल करने के लिए कहा गया और शामिल करने के बाद इनका परफॉर्मेंस जो मुझे दिखाई दिया, विगत में एक सप्ताह के टाइम पर जो संगठन विस्तार बैठक जहांगीर ने करवाई और आज जो ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर कराया, इससे यह साबित हो गया है कि कुर्मी सभा ने इनको अपनी पार्टी में लेके कोई गलती नहीं की है और ये सभा का सौभाग्य है कि पूरे फर्रुखाबाद को हमसे मिलवा दिया उन्होंने। इस कार्यक्रम की तैयारी के समय ही कई दिलजले लोगों ने, कई ऐसे अत्यंत इगोइस्ट लोगों ने गंदे गंदे प्रचार किए और गंदे गंदे प्रचार प्रिंट किए और मोबाइल मीडिया पर चलाया। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, ऐसे लोग समाज के प्रतिद्रोही हैं, ऐसे लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते हैं, जो उसी में खाते हैं और उसी के नाम पर समाज के लोगों को ही ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं और उन्हीं के विरुद्ध उल्टा सीधा काम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों को सम्मान नहीं देना चाहिए। ये संगठन ऐसे नहीं चलते हैं। संगठन के लिए भीड़ नहीं, भावनाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें फीलिंग्स नहीं वो संगठन में काम नहीं कर सकता है, जिसमें फीलिंग्स है वो काम कर सकता है। माननीय विधायक हमसे करीब 7-8 साल बड़े हैं। मैं जब इंटर में पढ़ता था, बीकॉम प्रीवियस में था, तब एसडी कॉलेज में आप नेतागिरी करते थे और उसके बावजूद जब से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है, डेली शाम को हमसे बात करते थे और आज मैं उम्र में उनसे छोटा हूँ और ये फर्रुखाबाद के लोग हमारे मान रिश्तेदार हैं, बावजूद इसके आज इस सुबह से हमारे साथ हैं और स्वागत सत्कार करा रहे हैं। ये एक संगठन की भावना है, ये फीलिंग्स है, ये सकारात्मक विचार आपके दिमाग में रहने चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है और ऐसा मेरा आह्वान है। इस फर्रुखाबाद जनपद में उनके और उनके बेटे सुभाष बाबू हमारे फूफा थे, हमारे यहाँ हुआ भी है और मेरे गांव की एक लड़की परिवार की यहाँ लक्ष्मण नगरा में भी आई है। इस तरह फर्रुखाबाद मेरा मान रिश्तेदार हुआ और इसके बावजूद आज जिस तरह से मेरा और मेरी लखनऊ से बजाने वाली टीम का स्वागत किया गया, उससे मैं गर्वीभूत हूँ और बार बार आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच में। श्री शरद जी से जब अभी भेंट हुई तो इनको देख के मैं आश्चर्य किया। मैं समझता था 50, 60, 70 साल के ओल्ड होंगे, लेकिन इनको यंग के रूप में देखकर मैं प्रफुल्लित हो गया और मुझसे यही निकला, अरे आप और भी यंग हैं। मैं आज शुभाशीष देता हूँ और इन सबसे कामना करता हूँ और मेरी जो हैसियत है उसके अनुसार भी मैं आशा कर सकता हूँ कि आप भविष्य के नेता साबित होंगे। आप केवल चेयरमैन नहीं रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। आज ये दोनों डायरेक्टर्स हमारे सामने हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि दोनों डायरेक्टर बनकर अपना जीवन बिता दें या इसी से संतोष कर लें और जब जब समाज ने अपनी उपलब्धियों पर संतोष किया है वो समाज आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से संतोषी सदासुदी का सिद्धांत लागू नहीं है। संतोषी सदासुदी का सिद्धांत घर में लागू है, जहाँ दो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है और वहां पर माता पिता समझा देते हैं भाई को कि संतोषी सदासुदी है, चलो 1 बीघा इसने ज्यादा ले लिया, ले जाने दो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण से, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से जब जब किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने या समाज ने जब तक संतोषी सदासुदी का सिद्धांत अपनाया है तब तक वो पीछे हो गया है और जहां पर था वहीं से नीचे चला गया। आज इस सिद्धांत को तोड़ते हुए मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी यहाँ पर हमारे महानुभाव मंच पर विराजमान हैं, जिनमें भी राजनीतिक भावना है वो अपनी राजनीतिक भावना को और तीव्र करें और लगातार प्रयास करें और मेरी जितनी क्षमता है उसकी हर जगह की मदद करूंगा। एक दृष्टांत आप कहें तो सुना, कुलदीप बाबू को उस समय बसपा से एमएलए हुआ करते थे और ऐसा समय आया कि अमृतपुर सीट काटकर अलग कर दी गई कायमगंज से। कांग्रेस से टिकट लेने की बात थी, हमसे मिले और हमने तुरंत बेनी बाबू से बात किया और वहां पर उनके यहाँ गए तो उनकी आदत थी वो 3-3 घंटे बैठाते थे। तो मैं ऑफिस से निकल के आपको लेके गया, 6 बजे का टाइम दिया था, बैठा बैठा 8 बज गया, 8:30 बज गया तो मैं चिल्लाने लगा। जब अंदर आवाज गई तो उन्होंने कहा कौन चिल्ला रहा है, तो क्या चिल्ला रहे हैं, कहा बुलाओ। अंदर गए, बातचीत की और मैंने कहा कि बाबूजी मैंने आज तक आपसे कोई काम नहीं कहा और पहला काम इस बरादरी के हैसियत से कह रहा हूं कि ये अमृतपुर की टिकट इनको देनी। उन्होंने कहा कि साहब इनका क्या है, कैसा है, पूछा था अच्छा। और आप देखिए कि रात का 12 बज गया और 12 बजे रात को राहुल गांधी के पीए तनिष्क को उन्होंने फोन किया और क्या कहा
कि वो अमृतपुर से कुलदीप गंगवार वहां टहलने लगे हैं, उनकी टिकट फाइनल, और फोन काट दिया। उसके बाद सलमान खुर्शीद जो इसी कार्यक्रम के थे और शायद प्रदेश अध्यक्ष थे या क्या थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको तुरंत फोन करके कहा कि हमने कुलदीप को वहां हाँ कह दिया है और वहां पर कोई बात नहीं होगी। इतनी बात होने के बाद मैं थोड़ा पीछे हटा, हमने कहा ये कुछ बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पैसे की बात नहीं होती है और हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हम यहाँ से इनको पैसा देंगे और इनसे कह देना हमसे पैसा आके ले जाए और अपना इलेक्शन दें। मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी सरलता से बेनी बाबू मान जाएंगे। इतने कठोर नेता, इतने लग्गड़ी नेता कि उनको मनाना बहुत आसान काम नहीं था। 2012 में 7 से 12 के बीच में मैं पावरफुल था और एक कैबिनेट मंत्री से ज्यादा मेरी हैसियत थी। उस पीरियड में जो लोग मुझे मिले, जिन लोगों ने हत्या तक के मुकदमे मुझे बताए, जिन लोगों ने अपनी बड़ी सी बड़ी समस्या बताई, उसको सुलझाने का काम किया है। इतिहास गवाह है कि यहाँ पर एक बलात्कार हत्याकांड हुआ था एक बेटी का। हम और कुलदीप गंगवार साहब उस समय थे, उनके गांव में गए और प्रबल पैरवी की डीजीपी ब्रजलाल साहब थे और उस मामले में मुलजिम अंदर गए और चारों मुलजिमों को उम्र कैद की सजा हुई। ये फर्रुखाबाद के संदर्भ में इस सभा की एक उपलब्धि थी, सभा का एक प्रयास था। अभी फर्रुखाबाद के बड़सूर के पास एक कटियार लड़का था, हेयर ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया और गलत हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, उसकी मौत हो गई। उस पर कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने अशोक जी को भेजा कि घर जाके मेरी बात कराइए। बात कराने के बाद उसके लड़के को बुलवाया, एफआईआर लिखवाई और उसके बाद मानवाधिकार में मामला प्रेरित किया और वो दोनों डॉक्टर और डॉक्टराइन मुलजिम जेल की हवा अभी तक खा रहे हैं, अभी तक नहीं छूटे। कई लोगों ने टिप्पणियां की मेरे बारे में इस मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप के कि उन्होंने किया ही क्या है, वो करते ही क्या है। फर्रुखाबाद के लोगों ने क्या किया, मेरे पास पूरी लिस्ट है जो 3 साल में सभा ने जो समाज सेवी वाले काम किए हैं, इनका पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन सच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सभा आपके दुख में, आपके मुसीबत में कहीं भागने वाली नहीं है, आपके साथ खड़ी होने वाली। इस कार्यक्रम में श्री रविंद्र गंगवार जी जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता थे, उनसे मेरा बेहद लगाव है। एक बार पत्रिका छप रही थी और मैं इनके पास गया तो इन्होंने अपने लड़के को फोन किया मेरे बिना कुछ कहे कि कटियार साहब आपसे मिलेंगे और 11,000 का एक विज्ञापन इस पत्रिका के लिए दे देना। ऐसे लोग उस समय मेरे सहयोगी थे, ऐसे लोग उस समय मेरे सहायता करते थे और इस पूरी बीच में जिस तरह आपने मुझे अपना सरबराह बनाया है, जिस समय आपने मुझे सदराकार बनाया है, मैं लगातार उसका निर्वहन कर रहा हूँ। इस उत्तर प्रदेश को, इस पूर्वी सभा लखनऊ को मैंने लखनऊ से निकालकर इस प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल और उत्तराखंड और उसके बाद विदर्भ, नागपुर, इन क्षेत्रों में फैलाने का काम किया है। आज आपकी सभा को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा एनटीजी में इसको करमुक्त कर दिया गया है और इस संस्था द्वारा पूर्वी भवन लखनऊ के नाम से एक बड़ी बिल्डिंग लखनऊ में बनवाई गई है और उसके बगल में 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट लेके हॉस्पिटल बनवाने का प्रस्ताव है। ऐसी सभा जो लगातार डॉक्टर आर डी कटियार द्वारा पेड़ लगाया गया और लगातार मीठे फल दे रहा है। और आगे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों की राजनीतिक भावनाएं हैं, जिन लोगों की राजनीतिक इच्छाएं हैं, उनकी मैं हमेशा मदद करता रहूंगा और हमेशा चाहे वो टिकट दिलवाने में हो, चाहे वो और चीज किसी करवाने में हो, हर समय मदद करता रहूंगा। जिस समाज की हम बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि जो ज्ञान सत्ता है, पत्रकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ज्योतिषी, इस टाइप की जो सत्ताएं हैं, इस टाइप की जो भौतिक शाखाएं हैं, उन पर समाज के संपन्न वर्ग ने कब्जा कर रखा है। हम इन शाखाओं में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे? हमारे बच्चे क्यों नहीं पत्रकार बन रहे? हमारे बच्चे क्यों नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे? और तो और जो ज्योतिष एक विधा है, इसके आधार पर इस वर्ग ने हमारे समाज को बरगला कर रखा है, हमारे समाज को जादू टोना अंधविश्वास में फंसा कर रखा है। आज मैं आह्वान करता हूं आप लोगों से कि अपने बच्चों को भी ज्योतिष पढ़वाइए, अपने बच्चों को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर प्रेरित करिए, अपने बच्चों को भी पत्रकार बनाइए। आज जो पत्रकार यहाँ पर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, अगर आपके बीच के 4 पत्रकार सकारात्मक सोच के होते तो ये कोई बात न कर पाता, उनको काउंटर जवाब मिलता। आज मैं आह्वान कर रहा हूं इस कौम से कि इस ज्ञान सत्ता में भी प्रवेश करिए और प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा संपन्न लोगों द्वारा जो उस पर कब्जा किया गया है, इस कब्जे को हटा दीजिए। आज पंडोखर बाबा, आज बागेश्वर बाबा, आज फलाने बाबा, आज पर्चे वाले बाबा, इन लोगों ने हमारा जीवन बर्बाद कर रखा।
वो मंगलवार के दिन ईंट मुर्गा तोड़ रहे हैं। आखिर उनसे तो भगवान नाराज नहीं हुए, उनसे तो बजरंगबली नाराज नहीं हुए, तो हम दूसरों से क्यों नाराज होंगे? इस अंधविश्वास को दूर करना है, मैं आह्वान करता हूं। इसलिए ज्ञान सत्ता में प्रवेश करना जरूरी है। कई लोग दान देते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, ठीक है मंदिर में थोड़ा बहुत दे दीजिए, लेकिन मेरा यह आह्वान है कि जो दान आप देते हैं उनकी जगह हॉस्पिटल होने चाहिए, अनाथालय होने चाहिए, शिशुआलय होने चाहिए, महिलालय होने चाहिए। उनकी जगह ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं होने चाहिए, उनकी जगह कुर्मी भवन होने चाहिए, जिसको दान देना और वहां देना चाहिए। मैं एक 13वीं संस्कार में गया, डॉक्टर प्रमोद गंगवार जो इसी के हैं सिरसट्टा के, इनके पिताजी माँ का देहांत हुआ। तो पंडित ने मुझसे कहा कि आप मने मन सखर लीजिए कि पिताजी के नाम से कुछ दान करना चाहते हो तो वो जिसको देना चाहें दे लीजिए। तो उनका हमने सखर लिया। पंडित जी ने फिर पूछा पैसा बताओ, कहते नहीं वो हमने सखर लिया, हम किसको देंगे। मैं चला आया, अगले दिन उनका फोन आया कि कटियार जी आ जाइए, वो कल तिरहित के दिन हमने 5100 रुपया सकरे थे तो पिताजी के नाम से, तो आप कुर्मी भवन में ले जाइए, वहां जो क्लिनिक चलती है उसके लिए दवाएं खरीद लीजिएगा और वो दवाएं गरीबों में बंटवा दीजिएगा। ये संकल्प होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। निर्बल विरोध हमेशा समाज को पीछे गिराता है, अवसरों से वंचित करता है। आज जो इस कार्यक्रम का निर्बल विरोध किया गया उसका जवाब आपने दिया, उसका जवाब इस कायमगंज में दिया, उसका जवाब इस फर्रुखाबाद में दिया। निर्बल विरोध हमेशा आपको अवसरों से वंचित करता है, इतिहास गवाह है। और मैं ये थोड़ी बुराई भी अपने समाज में कि जैसे ही हमारा कोई नेता जीत कर आता है तो थोड़े दिन तो हम उसको लल्लू चप्पू करते हैं और कुछ दिन बाद हम उसको गरियाने लगते हैं कि अच्छा अब की आइयो तो बताइए, और वही दिन से उसको हराने का चालू कर देते हैं। और जो मेहनत करके आपने उसको जितवाया है उससे आपने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। ये एक निर्बल विरोध है जो आपने अकेले किया है। अगर विरोध करना है तो सामूहिक रूप से एक प्रेशर ग्रुप के रूप में विरोध करिए, उसी तरह जिस तरह किसानों ने विरोध करके अपना किसान बिल वापस करा दिया है। जब उस तरह का विरोध आप करेंगे तब आपकी सुनी जाएगी, तब आप प्रेशर ग्रुप में डेवलप होंगे, तब सरकार आपकी बात सुनेगी। लेकिन एक निर्बल विरोध हमेशा अवसरों से आपको वंचित करता है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो भी आपके कारकुन हैं, जो भी आपके डेलीगेट हैं और जो भी आपके नुमाइंदे हों, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, अगर वो चुन के आए हैं, नियुक्त होकर आए हैं, ठीक है उनका स्वभाव थोड़ा नहीं ठीक है, आप एडजस्ट करिए और उनसे किसी तरह फायदा उठाने की कोशिश करिए, उनका तुरंत विरोध मत करिए। निर्बल विरोध हमेशा आपको नुकसान करता है और अवसर से वंचित करता है। अहंकार की भावना सामाजिक और राजनीतिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। आप कहेंगे कैसे? पॉलिटिशियन कुछ बैठे हुए हैं, अमेठी के राजा संजय सिंह, इनको कांग्रेस के लोगों ने, एन डी तिवारी की सरकार थी, 48 गोली मारी थी। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इनको इलाज के लिए लंदन भेजा। 307 काम हुई और कांग्रेस के कई लीडरान को जेल जाना पड़ा। जब संजय सिंह लौट के आते हैं तो वो किसी पद पे नहीं होते और वो महाराजा थे पहले अमेठी के, और महाराजा रहते हुए वो राजनीतिक पद पे आए थे। यूपी के सबसे युवा परिवहन मंत्री थे। वो विचलित होने लगे, परेशान होने लगे कि अब सम्मान नहीं मिल रहा है, सरकारी एहतराम नहीं मिल रहा है। उन्होंने उस अहंकार की भावना को, उस ईगो की भावना को जो यहाँ पर था उसको खिसका के थोड़ा नीचे किया और नीचे करते हुए उसी कांग्रेस में जाके राज्यसभा का पद प्राप्त किया जिस कांग्रेस ने उनको 48 गोली मारी थी। वो अहंकार और वो ईगो उन्होंने किनारे कर दिया। जो बड़े लोग हैं, जो प्रभुता संपन्न लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग का विरोध करते हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो हमेशा अपने ईगो और अहंकार को अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं और हमेशा उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते हैं। और जब उन्होंने देख
थोड़ी देर के लिए हमने 360 में सुलह कर ली, राज्यसभा पा लिया, उसके बाद संचार मंत्री भी बन गए चंद्रशेखर की सरकार में, तो उनको फिर वही सम्मान मिलने लगा और पुरानी बात वो भूल गए और वो मुकदमा भी खत्म हो गया। आज तक पूछने भी नहीं गए कि जिसने मेरे गोली मारी थी उसको क्या। ये पार्टीशियन को सीखना चाहिए। ये आप सारे लोग जो पार्टी की इच्छा रखते हैं उनको ये चीज सीखना चाहिए कि पॉलिटिक्स में और सामाजिक विकास के इस राह में अहंकार और ईगो का कोई स्थान नहीं है। मैं क्लास 1 अधिकारी हूँ, मैं दरी भी बिछाता हूँ, मैं कुर्सी भी उठाता हूँ। हमको आज रास्ते में इन लोगों ने मना किया कि अध्यक्ष जी आज कोई काम आप अपने हाथ से मत करिएगा, कम से कम आज तो मत करिएगा, अन्यथा मैं आता तो सबसे पहले कुर्सियां यहाँ ठीक कराता और खुद सामान सही करता। ये अहंकार और ये ईगो कभी आपको बड़ा राजनेता या बड़ा सामाजिक नेता नहीं बना सकता है। इससे तौबा करिए, इससे दूर रहिए और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि आपकी कुर्मी सभा ये दूसरी जातियों पर प्रहार करती है, दूसरी जातियों का विरोध करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे बिल्कुल सिरे से नकारते हैं, सिरे से इनकार करते हैं। हमारी इस सभा का, आपकी सभा का उद्देश्य इस विभेदकारी सिस्टम पर प्रहार करना है। उस विभेदकारी सिस्टम जिसने हमको अपने अवसरों से वंचित कर रखा है, जिसने हमें अपने अधिकारों से वंचित कर रखा है, हमें उस पर प्रहार करना है। और इसी प्रहार के दृष्टिकोण से हम ये अभियान चलाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि जो भी सरकारी सिस्टम हो उसमें हमारे अवसरों से वंचित न किया जाए, हमें अपने अधिकारों से मैसर न किया जाए। और जितने भी अवसर हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के अवसर हो और चाहे वो प्रशासनिक अवसर हो, उसमें हमें समान सहभागिता मिले। आज मैं ये आह्वान करता हूँ कि ये सामाजिक संगठन, जिसको आप एक मजाक मत समझिए, इन सामाजिक संगठनों ने ही भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, सरदार भगत सिंह इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की, खान अब्दुल गफ्फार खान उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, रामस्वरूप वर्मा उन्होंने अलग संघ की स्थापना की। इन लोगों ने जो विचारों की धार और विचारों की तलवार हमारे बीच में छोड़ी है, वो आज तक नहीं मरी है। आवाज मर सकती है लेकिन विचार नहीं मर सकते हैं। विचार सर्वदा के लिए कायम रहते हैं। ऐसा मेरा आह्वान है और ऐसा मेरा आपसे गुजारिश है कि हमारा प्रहार इस विभेदकारी सिस्टम पर होना चाहिए। हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जात के लिए अधिकारों की मांग करते हैं और किसी कौम द्वारा अपने अधिकारों की मांग करना अपराध नहीं है, ये एक न्याय है और ये न्याय मुझे मिलना चाहिए। इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हम आप सबका आह्वान करते हैं। जब तक किसी कौम के साथ, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, किसी स्टेट के साथ क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर भेदभाव किए गए हैं, तब तक उस राज्य में, उस देश में गृह युद्ध हुए। आपने देखा होगा अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। क्यों? हर इंडस्ट्री नॉर्थ अमेरिका में लग रही थी, हर फैक्ट्री नॉर्थ अमेरिका में लग रहा था, जो भी नियुक्तियां हो रही थी नॉर्थ अमेरिका में हो रही थी। तो साउथ वैली वालों ने विद्रोह कर दिया और इस तरह अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। यूरोप में जो देश थे वहां सभी क्रिश्चियन थे और बावजूद इसके वहां पर दो ग्रुप थे, रोमन और कैथोलिक, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते थे। क्यों? कि जो रोमन कैथोलिक था वो बहुत हावी था और सभी पद उसके पास होते थे, जितने चर्च थे उसके पादरी उनके पास होते थे और पूरी सत्ताएं उन चर्चों में जाके समाहित हो गई थी। आज मैंने ये क्यों प्रसंग उठाया? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, जो इन पंडोखर और पाखंडी बाबाओं द्वारा जो दुराचार और अंधविश्वास और ये सब फैलाया जा रहा है, इसका आशय यही है कि हमको उसी दुनिया में ले जाया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पर एक दूसरे से युद्ध करें और लड़ते लड़ते बढ़ जाएं। हम उस भ्रम में नहीं जाना चाहते हैं। हमारा समाज उस तरह नहीं जाना चाहता है। हम इस समाज को उस तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। हम इस समाज को एक सकारात्मक और प्रगतिवादी सोच देना चाहते हैं और इसके लिए संगठन की जरूरत होती है। आज ये संगठन आपके सामने है, ये संगठन आपके सामने है।
कई लोग थे जो खाना खा के निकल गए, उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझा, उन्होंने तो सिर्फ इतना समझा कि फ्री में खाना मिला तो खा के निकल लिए। इतने दिन से ये लोग लगे थे, बंबई और भोपाल से लोग आके यहाँ पड़े हैं और बाकी लोग खाना खा के निकल लिए, और जब मैं आया था पूरा हाल खड़ा हुआ। इसी तात्पर्य में मैं कहना चाहता हूँ कि संगठन के लिए धीर नहीं, भावनाओं की आवश्यकता होती है। अगर फीलिंग्स हैं तो बड़े से बड़ा संगठन खड़ा हो जाएगा, फीलिंग्स हैं तो संगठन मजबूत हो जाएगा। आज आप लोगों की फीलिंग